हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? बेहतर ही होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आज क्या है? बिहार दरोगा, है ना। आज क्या लेकर आए हैं आपके लिए? बिहार पुलिस दरोगा का न्यू बैच अनाउंसमेंट हो चुका है और बहुत जल्द आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आज मैंने आपके लिए 20 एमसीक्यू लेकर आया है जो कि दरोगा के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। और 20 क्वेश्चन ही आपको आज हम लोग कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिनके पास भी या जिनको भी दरोगा की तैयारी करनी है ना, जिनको भी दरोगा की तैयारी करनी है, बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करनी है, वो आज से ही कमर कस लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है ना। बहुत जल्द फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, पीटी मेंस फिजिकल तीनों चीज आपका होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी से आप कमर कस लेंगे, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप बेहतर ढंग से एग्जाम दे पाए और इस एग्जाम को इजी वे में क्रैक कर सके। क्योंकि पीटी आएगा तो मेंस भी निकलने की बहुत ज्यादा संभावना है ना। पीटी आप निकाल लेते हैं इसका, तो मेंस भी आपका निकल जाएगा। कुछ चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करनी है। जनरली हम लोग इसमें बात करते हैं क्या आपको फोकस करना है, तो आपको जीके तो फोकस करना है, जीएस भी फोकस करना है, और जीएस में ही आपका जो है करंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट को भी देखना है ना। इस वाले करंट के लिए आपको लगभग 1 साल पीछे का तैयारी करना होगा। ठीक है ना, पूरा 1 साल का करंट का पूरा स्टॉक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाद बाकी हम लोग आगे वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कालाजार रोग किसके द्वारा संचालित होता है। तो लूसेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो लूसेंट में विज्ञान वाले सेक्शन में ये दे रखा है कि कालाजार किससे होता है, मस्तिष्क ज्वर किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है, ये सभी दे रखा है उसमें। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जानकारियां हमारे पास हैं ऑलरेडी, लेकिन मस्तिष्क ऐसे हिस्से में चली जाती है जिसको रिकॉल करना मुश्किल होता है। तो हमारा काम क्या होगा, हम लोग उन्हीं छिपे हुए ज्ञान को क्या करें, रिवील करेंगे, और जो आपके पास नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा है, वो आपको बताया जाएगा। देखो कालाजार जो होता है, अब ऑप्शन देखो, सबने पढ़ा है कि भाई ये बालू मक्खी के कारण होता है। तो बालू मक्खी जो होता है, सैंड फ्लाई उसको बोलते हैं। ठीक है, कालाजार जो होता है वो सैंड फ्लाई के काटने से होता है। अब सैंड फ्लाई ऑप्शन ही में नहीं है। एनोफिलिस मक्खी या मक्खी है, मच्छर रहता तो फिर क्या हो जाता, मादा एनोफिलिस से ये मलेरिया हो जाता। घरेलू मक्खी इससे होता नहीं है। उसका सिकटा मक्खी और टेट्सी मक्खी। देखो सिकटा मक्खी जो है, इसी का नाम क्या है, सैंड फ्लाई, इसी को बोलते हैं बालू मक्खी। क्या बोलते हैं इसको, बालू मक्खी। ठीक है, अभी बालू मक्खी आप देख रहे हैं, इसका आकार क्या होता है, बालू के समान हल्का हल्का पीला रंग का होता है। जैसे बालू रेत होता है ना, जैसे घर बनता है, तो रेत का जो एक छोटा सा दाना आप अगर लेते हैं, सबसे महीन वाला दाना, तो उसी के समान ही क्या होता है, एकदम पीला पीला होगा, और ये बालू मक्खी है। ठीक है, इसको जनरली आप हाथ से नहीं पकड़ सकते ना, देख सकते हैं मशीन के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा सिकटा मक्खी को ही क्या कहेंगे, बालू मक्खी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस स्थान में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। किस स्थान में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब देखो, जब आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसमें 2 शहर का नाम फेमस है, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, यही 2 नेम आपका क्या यहाँ पर ज्यादा फेमस है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब देखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी स्थल है जहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें मोहनजोदड़ो का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी।
अब इसमें देखो कि जो कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है, ये जो नर्तकी की मूर्ति है यह किस चीज की है? तो नटराज यानी कि शिव का जो तांडव रूप है, शिव ने जो तांडव किया था, है ना, सती की मृत्यु के बाद, तो उस तांडव में जो उन्होंने नृत्य किया था, तांडव नृत्य, तो वो जो उनका आकार स्वरूप जो दर्शाया गया है मूर्ति के माध्यम से, वह है नटराज की मूर्ति। और ये कहां से मिली? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें, वो आपको कभी जीएस क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किसका? आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ? अब ये आपको सबको पता है कि भाई ऐतिहासिक काल को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे आदि मानव काल हो गया, महापाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया, है ना, पाषाण काल हो गया, तो मध्य पाषाण हो गया, ये सब जो जानकारी आपके पास है उसमें आप बता सकते हैं कि भाई आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि आग का जो आविष्कार हुआ था वह पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार किसका? पहिए का जो आविष्कार है वह किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। अब आप देख सकते हैं नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार, जबकि पूरा पाषाण काल में क्या? आग का आविष्कार हुआ था, फायर का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि यहां लोग फंसते हैं। नवपाषाण काल में पहिया, ठीक है, पहिए का आविष्कार किसमें? नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार किसमें? तो पूरा पाषाण काल में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जनता पर सिंचाई का कितना टैक्स था? अब देखो, फिरोज शाह तुगलक जो है या दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जो कर था टैक्स, भूमि कर, वह 1/10 कर दिया था। क्या कर दिया था? 1/10 कर दिया था। ठीक है, क्या हो गया? 1/10 टैक्स था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। यानी कि कृषकों पर इसने जो कर लगाया था, भूमि सिंचाई कर, कि भाई जितनी उपज होगी उसका 1/10वां हिस्सा आप क्या करेंगे? हमें देंगे। ठीक है, सुल्तान को आप देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, किस सुल्तान ने लौह और रक्त नीति को अपनाया था? ठीक है, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है? क्योंकि सुल्तान का जब भी जिक्र आएगा, हमेशा याद रखना है कि सुल्तान का जब भी जिक्र आएगा, यह क्लियर है कि सुल्तान जब भी होंगे वह दिल्ली सल्तनत में ही होंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में होंगे। और बादशाह का जब भी जिक्र आएगा, किसका? बादशाह का जब भी जिक्र आएगा वह किस में आएंगे? मुगल में आएंगे। ठीक है, और राजाओं का जब भी जिक्र आएगा, राजा, सम्राट, है ना, चक्रवर्ती सम्राट, तो ये सब भी जो नाम आएगा यह किस में आएगा? यह राजपूत वंशों में आएगा। ठीक है, राजपूतों में आएगा। ठीक है, याद रखना है, बादशाह जब भी चर्चा आए वो हमारा मुगल काल हो जाएगा, सुल्तान जब भी आएगा दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, और सम्राट, राजा वगैरह जब भी चर्चा आएंगे तो हमारा राजपूत वंश में आ जाएगा। अब यहां से देखिए कि लौह और रक्त की नीति जो अपनाया था वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो है यह गुलाम वंश का है। देखिए एक वीडियो बनाया था इसके पहले, है ना, गुलाम वंश, एक वीडियो में बनाया हूं गुलाम वंश का। ठीक है, उस गुलाम वंश में आप देखेंगे, है ना, कि इस वंश का ही एक सुल्तान था जिसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। अच्छा, बलबन जो है वह किसका दामाद था? बलबन जो दामाद है वह इल्तुतमिश का दामाद था। और इल्तुतमिश किसका दामाद था? इल्तुतमिश जो है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्लियर है। अब एक और चीज याद रखना कि जब इल्तुतमिश मरता है तो उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है, उसको हटा के कौन बैठती है गद्दी पर? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कंटिन्यूसली दो बैठते हैं। और आपका याद रखना है कि लास्ट में जो है आपका बलबन ही शक्तिशाली राजा बनता है। उसके बाद आपका इस वंश का धीरे धीरे नाश हो जाता है, और फिर इसके बाद हमारा गुलाम वंश के बाद कौन सा? खिलजी वंश आ जाता है। ठीक है, इसका वीडियो बन चुका है, आप देख लेंगे। तो बलबन ने क्या किया था? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। किस लिए अपनाई थी? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी, याद रखना है, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी, याद रखना है, तुर्कान ए चिहलगानी, इसी को बोलते हैं दल चालीसा। दल
चालीसा, यानी 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था, क्योंकि उसने क्या किया था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसका बेटा आराम सा बैठा था, है ना, उसका विरोध इसने किया और खुद को सुल्तान घोषित किया। इस वजह से जो तुर्की अमीर थे वो काफ़ी से नाखुश थे और इसको ऐसा लगता था इल्तुतमिश को कि यदि वह, है ना, दिल्ली से अगर वह लाहौर जाता है तो उसकी हत्या हो जाएगी। तो उसने क्या किया अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसको पता था कि दिल्ली का भी जो तुर्क अमीर है वो भी मेरा दुश्मन होगा, तो उसने क्या किया 40 सरदारों का एक संगठन बनाया। ये जितने भी सरदार थे ये सभी कौन थे, तो इल्तुतमिश के गुलाम ही थे। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इन 40 सरदारों के संगठन ने धीरे धीरे क्या किया, जो भी इल्तुतमिश के विरोध में खड़े होते थे उनकी वो हत्या कर देते थे। जब बलबन गद्दी पे आता है तो इस समय तक तुर्कान चिहलगानी का काफी वर्चस्व हो चुका था, है ना, किस पर, दिल्ली सल्तनत में। तो इसने क्या किया, तुर्कान चिहलगानी को क्या कर दिया, खत्म किया। किस माध्यम से खत्म किया, तो लॉ और रक्त की नीति के माध्यम से खत्म किया। अब ये लॉ और रक्त की नीति में क्या इसने किया, तो मामूली सा अपराध के कारण इसने क्या किया, इन सरदारों पर घोर दंड प्रदान किया इनको, है ना, और बर्बरता से इनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इस तरह से दल चालीसा खत्म हो गया। ठीक है, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त आपको पता है किसके द्वारा लगाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था 1793 ईस्वी में। कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। अब ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो बीच हुआ था, अच्छा एक और चीज याद रखना है, इसी को बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी नहीं दिख रहा होगा तो इधर बड़ा लिख देता हूं, इस्तमरारी बंदोबस्त। किसका नाम है ये? तो ये हमारा अस्थाई बंदोबस्त का नाम है। अब इसमें क्या हुआ था, तो इसमें कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच क्या हुआ था, एक संधि हुई थी। किस तरह की संधि हुई थी? तो टैक्स वसूलने की, है ना, कि भाई अब लो और अस्थाई व्यवस्था के हेतु हमको फिक्स कर दिए, चल भाई इतना हमको टैक्स तुम देते रहना। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो हमारा था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 में। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। दो क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन बन गया कि इस्तमारारी बंदोबस्त क्या है। तो एक क्वेश्चन से हमारा 3 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे और अच्छा नंबर से पास होंगे। नेक्स्ट हमारा है भारत की प्रथम, देखो भारत की क्या कह रहा है, प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित हुई? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। और एक और चीज है कि ये बीपीएससी ट्री, याद रखना है, बीपीएससी ट्री वाला जो एग्जाम हुआ था पेपर 1 के लिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो और ऑप्शन भी लगभग यही था। तो क्या है, कहां पर हुआ? तो भाई गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? तो मणिकरण पावर लिमिटेड। देखो यहां पर लिखा हुआ है रिफाइनरी जो है ना, जो हुआ है मणिकरण पावर लिमिटेड। किसके द्वारा? याद रखना है, मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी है और वही क्या करेगी, लिथियम रिफाइनरी की स्थापना करेगी। कहां पर? तो गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लिथियम आयन बैटरी जो है अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है, अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या है, जोर दे रही है कि आप स्कूटी, कार, बस, ट्रक, है ना, सभी क्या है, इलेक्ट्रिक होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एयर पोल्यूशन है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ ईंधन पर जो हमारी ये पेट्रोल डीजल पर जो हमारी निर्भरता है वो भी कम हो, ताकि कम से कम आयात हो, है ना, और हम आत्मनिर्भर बन सके। और इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से क्या होगा कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट सरकार का जा रहा है उसे मंगाने में, है ना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। S-400 क्या है? ये सबको पता है S-400 क्या है। तो भाई ये रसिया के साथ भारत का एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रसिया भारत को S-400 देने के लिए तैयार हुआ था, जिसका विरोध अमेरिका ने भी किया था। कहा था कि भारत और रूस के जो संबंध है ये इतने बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, और उसने बहुत सारे चीज़ें बैन करने की धमकी भी दी थी। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, ये इन सब धमकियों के बावजूद उन्होंने क्या किया, रसिया से S-400 परचेज कर लिया। ठीक है, हालांकि अमेरिका को भी खुश रखने के लिए उन्होंने चिनूक वगैरह भी लिया था।
चलिए, दोनों को संतुष्ट किया जा रहा है। भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसमें क्या है कि भाई अमेरिका को भी संतुष्ट किया जा रहा है और रसिया को भी संतुष्ट किया जा रहा है, जो कि इकलौता ऐसा देश है जो दोनों को लेकर चल रहा है। और दोनों के बीच जो भी विवाद है ना, अगर कोई मान लो कि भारत अगर दोनों के साथ अच्छा संबंध रखा है, रसिया को भी प्रॉब्लम है कि अमेरिका से परचेज करो, अमेरिका को भी प्रॉब्लम है कि रसिया से परचेज मत करो, लेकिन भारत क्या कर रहा है, दोनों से परचेज कर रहा है कि भाई तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, ठीक है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है क्या वास्तव में। तो बहुत लोग सोचेंगे मिसाइल है ना, मिसाइल वगैरह ठीक है मानते हैं, लेकिन मिसाइल के अलावा ये क्या है, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, एक प्रकार का क्या है, यह सिस्टम है। यह क्या करता है, जैसे मिसाइल आएगा ये तुरंत ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा और उसको हवा में ही ध्वस्त कर देगा। तो ये क्या है, एक वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है, प्रणाली है S-400। आप देखेंगे एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है ना, एक ट्रक है और ट्रक पर इस तरह का आपको लगा हुआ है मिसाइल, है ना, सॉरी, इस तरह से, है ना, लगा है और ये ऊपर हो जाता है, फिर इधर से मिसाइल से निकलता है, ठीक है, इस तरह का मिसाइल है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी गूगल पे आप सर्च मार के देख सकते हैं, ठीक है ना। S-400 डालेंगे सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। फिगर तो इस तरह से क्लियर हो नहीं रहा है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमारी नस्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमारी नस्ल, है ना। चलिए, निमारी नस्ल क्या है, किसकी है, किसकी एक प्रजाति है निमारी नस्ल। तो निमारी जो नस्ल है वह गाय की एक प्रजाति है। अच्छा, गाय में और कौन कौन सी प्रजाति आती है, साहिवाल आती है, फिर आपका जर्सी आता है ना, बहुत सारा नाम है, इधर मैंने लिख दिया है ना। अन्य गिर है, साहिलवाल है, राठी है, रेड सिंधी है, कॉकरेज है, थार पारकर है, मालवी है, नागौरी है, जर्सी है, देवनी है, पुवार है, निमारी है। लगभग 1000 टाइप का जो है हमारे यहाँ गाय की प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आ गई है। खासकर एक देसी नस्ल हुआ करता था जो कि अभी पूरी तरह से खत्म ही होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, निमारी नस्ल किसकी है, तो गाय की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। अच्छा, सरहिंद का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक और चीज याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, आपको पता है कि बाबर के बीच हुआ था, ठीक है, और लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा भी इसके तरफ से थे, ठीक है, ये सब तो आपको पता है। बाबर के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को गद्दी पर बैठाया जाता है। किसको, हुमायूं को। अब देखो, हुमायूं ने शासन तो स्टार्ट किया, लेकिन शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और अंत में क्या है, शेरशाह सूरी से वो हार जाता है। क्लियर है। वापस ये जब आता है, उस समय तक तो शेरशाह सूरी खत्म था, लेकिन अफगानों के साथ इसकी लड़ाई होती है कब, तो 1555 में, ठीक है, जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध के बाद हुमायूं जीत जाता है और फिर उसने क्या किया, दिल्ली और आगरा पर, है ना, अपने विजय पताका लहराया और वहां पर उसने शासन आरंभ किया। लेकिन बदकिस्मती ऐसा है कि वह क्या है, दिन पना क्या बोलते हैं उसको, एक लाइब्रेरी है ना, उसका लाइब्रेरी से सीढ़ी से गिर के वो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद अकबर यहाँ से गद्दी संभालता है। सरहिंद के युद्ध में एक और क्वेश्चन आता है कि हुमायूं को सबसे ज़्यादा मदद किसने की थी, तो बैरम खान ने की थी। किसने की थी, बैरम खान। अब ये बैरम खान वही है जो किसका संरक्षक बना बैठा था, अकबर का संरक्षक बना बैठा था, क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई में भी बैरम खान ही था, है ना। सरहिंद के युद्ध में भी कौन था, तो बैरम खान ही था, ठीक है। 1500 चलिए 56 में इसकी लड़ाई होती है हेमू के साथ अकबर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ताप के बढ़ने से, भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है कि ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता, विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले विस्कोसिटी समझते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव का एक अणु और उसके दूसरे अणु से जब वह घर्षण करता है तो वहां पर जो बल लगता है वह हमारा श्यानता कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है। वहीं अगर वायु रहता है, इसके बदला द्रव के बदले अगर वायु रहता तो वायु की श्यानता जो है वह क्या हो जाती, बढ़ जाती, ठीक है। दो क्वेश्चन निकल गया कि भाई ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव की श्यानता घट जाती है। लेकिन अगर यही वायु रहता तो क्या होता, तो वायु की श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग
को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र हुआ करता था, ठीक है ना, और उसी के कारण इसको क्या है, भाग 3 क्या है, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 वास्तव में है क्या? तो भाग 3 कहता है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मौलिक अधिकार। अब याद रखना है कि भाई मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये जो संविधान में कहाँ से आया, तो ये अमेरिका से आया। कहाँ से आया? अमेरिका से आया, ठीक है। अब मौलिक अधिकार वास्तव में थे कितने मूल संविधान में? तो ये 7 थे। फिर क्या हुआ, एक घट गया। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 है, ठीक है ना। और उसमें भी सबसे पहले आप याद रखना है कि ये जो मौलिक अधिकार की बात हम करते हैं भाग 3, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चलता है। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार आता है। अब इसमें मौलिक अधिकार 6 क्या है? सबसे पहले समता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, उसके बाद है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, उसका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। टोटल हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, राजकोषीय घाटा वास्तव में है क्या? तो राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करते हैं, यह कहता है कि जो हमारी बजटरी घाटा है और उधार और अन्य देयता, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे तीनों को, तो हमारा क्या बन जाता है? राजकोषीय घाटा। राजकोष यानी कि जो सरकार का जो कोष है, वहाँ भी घाटा कैसे हम शो करेंगे? तो जो हमारा बजट में जो घाटा आ रहा है 100, जो हमने उधार लिया है 100, और जो हम अन्य दे रहे हैं टैक्सेस वगैरह या क्या बोलते हैं, जो कर्ज हमने लिया उसका भुगतान कर रहा है, उन सबको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? राजकोषीय घाटा बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का नाम पार्लियामेंट, किस देश के पास किस देश का जो संसद है उसका नाम पार्लियामेंट नहीं है? क्वेश्चन यह है कि किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है, तो यहां पर क्वेश्चन होगा पोलैंड, ठीक है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजिम है। क्या है? सोजिम। जबकि कनाडा का क्या है? पार्लियामेंट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? पार्लियामेंट है। ब्रिटेन का क्या है? पार्लियामेंट है। जबकि पोलैंड का क्या है संसद का नाम? तो सोजिम नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच पास कितने देश आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना है कि जो हमारा भारत है, ठीक है, चलिए इसमें हमारा इंडिया तो आएगा ही आएगा, इधर पाकिस्तान आएगा, ठीक है, इधर नेपाल आएगा, इधर भूटान आएगा, इधर क्या आएगा हमारा? इधर बांग्लादेश आएगा, ठीक है ना। हो गया ना, 1 2 3 4 और 5, यही 5 देश आते हैं जिसमें हमारा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, यही 5 देश हमारे आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोपेनहेगन, अब देखो कोपेन की बात अगर हम करते हैं, कोपेनहेगन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट, उसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको किस वर्ण से संकेत किया गया है? तो इस कोरोमंडल तट को एज के नाम से, क्या है? एज के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। यही इसको क्या दिया गया है? संकेत के रूप में इसको दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ऐसे याद करने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? पुस्तक देखिए ध्यान से, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन थे? तो कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन थे इसलिए इंपॉर्टेंट है खालिस्तान, क्योंकि अभी खालिस्तान और भारत के कारण, है ना, कनाडा का भारत के साथ क्या हो रहा है? रिश्ता खराब हो रहा है। किसके वजह से? तो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों के वजह से, है ना। अभी आपके ताज़ा न्यूज़ अभी देखे होंगे, है ना। चलिए तो अब एक चीज याद रखना है कि ये जो पुस्तक लिखा था, किसने लिखा था? तो जीबीएस सिद्धू थे। जीबीएस सिद्धू क्या थे? ये रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी थे। क्या थे? रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी थे, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, याद रहेगा,
चलिए याद कर ही लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके दरोगा के एग्जाम में ये आएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा दरोगा के एग्जाम में। चलिए कोशिका में अब देखिए क्या कह रहा है, तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखना है कि कोशिका में जो हमारा सेल है, सेल में 90% क्या रहता है, केवल वाटर होता है, और 10% में क्या आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है, उसके बाद आपका खनिज लवण भी आता है, ठीक है ना, तो खनिज लवण भी इसी में आएगा 10% में। 90% क्या होता है, कोशिका में पानी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात, क्योंकि नियाग्रा तो आपको पता है कहाँ पर है ना, नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई, किसको दी गई है, तो यहाँ पर दूधसागर जलप्रपात है, जोगर जलप्रपात है ना, बिहार जलप्रपात है, और चित्रकूट जलप्रपात है। तो क्या आंसर आएगा, चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ पर है ये, तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। और कौन सा जिला है, तो यह बस्तर जिला में है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो 20 जो क्वेश्चन हमारे थे 20 MCQ आज का अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब बताइए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। अगर कुछ आपको अपना है ना ओपिनियन देना हो या कुछ सुधार की आवश्यकता हो या कुछ भी आपको इस वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सुधार क्या करना है हमें, उसके बारे में अगर आप बताने का कष्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ आपको बताइए, और कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर ये कमी रह गई है, इसको आप सुधार लें, है ना। और हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान की जाए और बेहतर से बेहतर सुधार करके आपके समक्ष हम वीडियो को लेते आए। ओके चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।